तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम वर्क का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वर्क किसे कहते हैं, देन हम एनर्जी के बारे में समझेंगे। तो वर्क क्या है? द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलना चाहता है ये? देखो, सबसे पहले तो वर्क समझना पड़ेगा हमें। फिजिक्स में वर्क कब डन होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई कर दें और उस फोर्स अप्लाई करने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट सम डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे। कहने का मतलब क्या हो गया? देखो, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है फोर्स लगने के बाद, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट द्वारा क्या है, वर्क किया क्या है। और इस वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से निकाला जाता है? उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के कारण हम, या डॉट प्रोडक्ट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। क्या बोला? प्रोडक्ट होगा किसका? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो वो फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभी कि हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगाएं और ऑब्जेक्ट जो है किसी अपोजिट डायरेक्शन में ही मूवमेंट करने लग जाए। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, उसको और फोर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। इट मींस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ यू अप्लाई ए डॉट बी देन यू विल राइट एज ए बी कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे एफ डी की जगह एफ डी कॉस थीटा। एफ के यहाँ पे फोर्स है जो अप्लाइड किया हुआ है, डी के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा क्या हो गया? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ केस है, कुछ केस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। देखो, नो वर्क इज डन इफ, कोई वर्क नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। पहला केस क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए यानी कि ऑब्जेक्ट मूवमेंट ही नहीं कर रहा है फोर्स लगने के बाद भी, तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा? डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, बिकॉज डी इज जीरो देन वर्क इज जीरो। फिर उसके बाद सेकंड केस क्या है? इफ फोर्स इज जीरो, मान लो ये फोर्स जीरो हो जाए, फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क करने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब उस पर लगने वाला टोटल वर्क इस केस में भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो भी वर्क जीरो है, बिकॉज एफ डी कॉस थीटा है। अगर फोर्स जीरो है तब भी क्या है? वर्क जीरो ही हो जाएगा। अब मान लो अगर थीटा 9 क्या हो गया? पाई बाई टू। अब थीटा पाई बाई टू का क्या मीनिंग है? देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का रखा हुआ है मान लो, और इस ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लग रहा है ऊपर से, और ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छे समझना है, देखो यहाँ पे क्या फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना दे रखा है? यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर ऐसा हो जाए इट मींस थीटा इज पाई बाई टू, इट मींस द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाई टू। इन दिस केस cos पाई बाई टू इज जीरो, इट मींस वर्क डन इन दिस केस विल बी ऑल्सो जीरो। तो सीधी सी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या फिर फोर्स जीरो हो या फिर एंगल जीरो हो जाए, फोर्स और एंगल जीरो नहीं, क्या हो जाए? एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो इन तीनों केस में क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाता है? सीधा सीधा जीरो हो जाता है इन द केस ऑफ फिजिक्स। ध्यान रखना है। अब क्या हो गया? देखो, वर्क इज पॉजिटिव व्हेन, वर्क पॉजिटिव कब होगा? सीधी सी बात है, देखो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है जीरो से लेकर 90 के बीच में, यानी कि जब एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल जीरो से लेकर 90 के बीच में होगा, उस केस में हमारा वर्क पॉजिटिव आएगा। अगर वर्क नेगेटिव वर्क की बात करें तो 90 से लेकर 180 के बीच में जब एंगल ये हो जाएगा थीटा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जब क्या हो जाएगा? 90 से 180 के बीच में हो जाएगा, इस केस में क्या होगा? वर्क अपने आप नेगेटिव निकल के आ जाएगा, बिकॉज द कॉस थीटा इज नेगेटिव बिटवीन 90 एंड 180। अब कुछ चीजें और ध्यान रखनी, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी इससे रिलेटेड। देखो, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो हमें थर्ड क्वांटिटी रिजल्टेंट मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो सिंपल लिखा है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर डायमेंशन की बात करते हो तो डायमेंशन सीधी सी निकल जाएगी। देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे डायमेंशन रखनी पड़ेगी और उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो एम एल टू और टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क। कुछ और चीजें भी ध्यान रखनी है, इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं, जूल होता है वर्क का, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, और 1 जूल में जो होता है 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी क्या है? वर्क के बारे में हम समझ चुके हैं, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से हम वर्क को फाइंड आउट कर लेते हैं। और वर्क तभी होगा जब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर हो। ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है वर्क के लिए, और विद द हेल्प ऑफ फोर्स ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी जो है क्या है? वो भी एक वर्क का ही फॉर्म है,
ऑब्जेक्ट पजेसेस डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उन पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट पे। मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब हम सम करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी निकल के आ जाती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, ऐसी बहुत सारी एनर्जी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, एनर्जी के कुछ टाइप हो गए। तो ऑब्जेक्ट पे जो होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। एंड एनर्जी इज नथिंग, इट इज द फॉर्म ऑफ वर्क। ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो वर्क का यूनिट होगा, वर्क का डायमेंशन होगा, वही डायमेंशन एनर्जी का भी हो जाता है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क। ध्यान रखना है, जैसा एनर्जी, जैसा वर्क का यूनिट था, सेम यूनिट जो होगा वो एनर्जी का हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। ध्यान रखना है, अगर क्या कहते हैं वर्क तभी हो सकता है, देखो सीधी सी बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्या हो, कुछ एनर्जी हो। अगर ऑब्जेक्ट पे एनर्जी नहीं है तो वर्क करने के एबल ही नहीं रह जाएगा। तो एनर्जी एंड वर्क आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो, हमें यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, तुम्हारे आगे काम आएगी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है। पहले ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर होती है। 1 किलोवाट जो आवर होता है उसको हम 1 यूनिट के नाम से भी जानते हैं। 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, इसका मतलब क्या, तुम 1 किलोवाट आवर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर चुके हो, कंज्यूम कर चुके हो। तो ध्यान रखना, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर एनर्जी क्या होती है, निहित होती है, यानी कि उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होती है। 1 वॉट आवर की बात करें, W फॉर वॉट, ध्यान रखना है, 1 वॉट आवर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये एनर्जी है। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। एनर्जी के बहुत सारे टाइप होती हैं, हमने यहाँ पे केवल 2 ही टाइप सीखने, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तुम्हारे सिलेबस में केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट है, तो हम उसी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं। द एनर्जी पजेस इन एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो भी एनर्जी उसमें पजेस होगी, उसी को हम उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक वर्ड ही अपने आप बताता है, एक डायनेमिक वर्ड को ये एक्सप्लेन करता है। कहने का मतलब क्या, काइनेटिक मतलब मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जितनी एनर्जी होगी, उसी को उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी से हम सिंपली डिफाइन कर देंगे। एग्जांपल देखते हैं, द एनर्जी इन रनिंग कार, एक गाड़ी है, चल रही है, कार है जो चल रही है, उसमें जितनी भी एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ध्यान रखना, मोमेंटम के कारण, यानी कि मूवमेंट के कारण अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब मान लो ये रनिंग कार जो है, उसके अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसका हमें पता कैसे लगेगा। देखो बाई चांस मान लो 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वहां पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन हम आपने पहले पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है, एनर्जी जो क्या होती है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल क्या होता है उसको फॉर्म चेंज होते रहते हैं। तो देखो हमारे पास कार है, वो मूवमेंट कर रही है, तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है। मान लो 2 कार आपस में टकरा गई तो क्या होगा, देखो हमें बहुत सारी एनर्जी में चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी, वहां पे कुछ साउंड भी जनरेट होगी, कुछ फ्रिक्शन भी होगा वहां पे, तो फ्रिक्शनल एनर्जी हो जाएगी, कुछ हीट एनर्जी में भी चेंज हो जाएगी। और लास्ट में जब सारी एनर्जी में चेंज हो जाएगी, कार का मूवमेंट जब रुक जाएगा, अचानक से अगर कार का मूवमेंट रुकता है तो कुछ इस टाइप की एनर्जी में वो चेंज होगा। और भी क्या होगा, देखो लास्ट में जब ऑब्जेक्ट कार यानी कि रुक जाएगा तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है, अगर अपना फुल्ली स्पीड से मूवमेंट कर रहा है, जितना उसका मैक्सिमम क्या है एबिलिटी है, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ऑब्जेक्ट रुक गया है, स्टॉप हो गया, एक जगह पे रुक के खड़ा है, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर केवल पोटेंशियल एनर्जी उस केस में होगी। ध्यान रखना है, रनिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम अमाउंट में होगी। तो एनर्जी इन रनिंग कार इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इन रनिंग वाटर, अगर पानी बह रहा है तो उसमें जो एनर्जी है वो भी काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी इन फायर्ड बुलेट, अगर किसी बुलेट को फायर किया जाए गन से तो उसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। और उस काइनेटिक एनर्जी से जो बुलेट होती है क्या करती है, अपने टारगेट को चीरने की क्या रखती है, एबिलिटी रखती है अपने अंदर। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मास m एंड हैज वेलोसिटी v, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के कारण क्या है, वर्क डन हमें निकालना है। ध्यान रखना है, अ कांस्टेंट फोर्स इज रेयर। कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगे, ये बहुत रेयर चांस है। ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो हम कांस्टेंट फोर्स लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, ये बहुत रेयर चांस होते हैं। हम वेरिएबल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग सकता है, कहने का मतलब क्या है, हम लगातार किसी ऑब्जेक्ट पे एक ही अमाउंट का फोर्स नहीं लगा सकते, एक ही मैग्नीट्यूड का फोर्स नहीं लगा सकते। कभी ना कभी वो फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकालने ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स एंड फोर्स इज एफ एक्स, ये हमें यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है। देखो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का,
एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये वाई डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ये कर्व है, ये कर्व क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फोर्स एफ एक्स, यानी कि ये डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, देखो कहां से कहां तक की, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। अगर हम एक्स एफ को एक्स आई को माइनस कर दे, मतलब इस तरीके से निकाल दे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगी ऑब्जेक्ट की इन द एक्स डायरेक्शन। और ये हो कैसे रहा है, ये जब हम उस ऑब्जेक्ट पे एफ एक्स फोर्स लगा रहे हैं, तो सीधा लिखा इफ द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स एंड फोर्स इज अप्लाइड इज एफ एक्स देन वर्क डन इन दिस केस क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि हम स्मॉल वर्क निकालेंगे पहले, तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये क्या होगा, डेल्टा एक्स यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब क्या अगर हम बात करें टोटल वर्क डन की, कहने का मतलब है एक्स आई से लेके एक्स एफ पोजीशन तक अगर उस ऑब्जेक्ट को हमें ले जाना है, मूवमेंट कराना है, डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तो उस केस में टोटल वर्क डन कैसे निकल जाएगा, हम समेशन लगा देंगे या फिर इंटीग्रेशन भी हम जनरली यहाँ पे लगा सकते हैं। तो समेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डेल्टा एक्स, तो इस तरीके से हमने क्या करा, देखो हमने समेशन लगा दिया इस तरफ, एफ एक्स डेल्टा एक्स में समेशन लगा दिया, तो टोटल क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा इन गोइंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्स आई पोजिशन टू एक्स एफ पोजिशन। इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, कहने का मतलब है अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो, टेंड्स टू जीरो हो, अबाउट जीरो हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस समेशन के आगे लिमिट पुट कर देते हैं, हम लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो समेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डेल्टा एक्स। अब क्या हो जाएगा, देखो जैसे लिमिट लगती है समेशन के आगे तो ये इंटीग्रेशन साइन में चेंज हो जाता है, देन द टोटल वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स। ध्यान रखना एक्स आई इज द इनिशियल लिमिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्स एफ इज द फाइनल लिमिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से क्या निकलता है, वर्क डन निकलता है। पहले हमने क्या करा है, देखो यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप मान ली है, ये डिस्प्लेसमेंट की छोटी सी स्ट्रिप ये मान ली, मान लो ये जो स्ट्रिप है ये डेल्टा एक्स है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, तो हम टोटल क्या करते हैं, टोटल हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी। देखो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा एक्स लिया, ठीक है, डेल्टा एक्स कहाँ से कहाँ तक का है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का है। हमें क्या करना है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखना है पहले, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको हमने डेल्टा एक्स कंसीडर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई है, इसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मे बी इट इज एक्स, है ना, एक्स एफ माइनस एक्स आई इज एफ। तो देखो यहाँ पे क्या डेल्टा एक्स तो जो है वो एक स्ट्रिप का क्या है, एक स्ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना है। और जो ये एक्स एफ माइनस एक्स आई है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है उस ऑब्जेक्ट का अंडर द कर्व, ठीक होगी बात। और एक्स एफ माइनस एक्स आई को हम एक्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ और चीज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान रखना डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल स्ट्रिप, और जब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे सारी स्ट्रिप के लिए, तो टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा। और वर्क डन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देखो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंडर जो हमारे पास एरिया कवर हो रहा है, जितना शेडेड एरिया है, इसी को हम टोटल वर्क डन कहेंगे, और वो इस फॉर्मूले से अपने आप निकल के आ जाएगा। एक्स आई क्या है, इनिशियल लिमिट हो गई किसकी, डिस्प्लेसमेंट की इन द एक्स डायरेक्शन, एंड एक्स एफ इज द फाइनल लिमिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन। और जब हम एक्स एफ माइनस एक्स आई कर देते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस निकल के आ जाएगी। और अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा अपना। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड वर्क एनर्जी थ्योरम क्या, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड टर्म है, तो इसको समझते हैं पहले क्या होता है। इट स्टेट्स दैट द टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो उसने क्या बोला भाई, टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी में अगर हम चेंज निकाल पाते हैं, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यही कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल जो वर्क डन होता है वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देगा। तो किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज होगा वो किससे होगा, केवल वर्क के कारण ही हो रहा है। तो हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है हमें इन दिस केस, और वो कैसे निकल के आ जाएगा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। टोटल वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो प्रूफ कर लेते हैं इसका। लेट एनी ऑब्जेक्ट इनिशियली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स एफ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली उस पर एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, एंड वेलोसिटी चेंजेस यू टू वी, और उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है यू से लेके वी तक चेंज हो जा रहा है इन टाइम टी, एंड ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्प्लेसमेंट एस, और ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर रहा है। इस पूरे क्या कंसिडरेशन है, पूरे इंसिडेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर ले रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, द टोटल वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी क्या है ये, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है वो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक हो गई बात। अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब एक ही जगह फॉर्मूला लगाते हैं। देखो हमें अच्छे से पता है फोर्स इक्वल टू ma होता है, दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो F इक्वल टू एम होता है, तो अगर हम ए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो F बाई एम निकल के अपने आप आ जाएगा। तो इस ए की जगह हम F बाई एम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इस हम एम को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यू स्क्वायर के साथ भी, वी स्क्वायर के साथ भी, इस तरीके से एलसीएम लेने के बाद। तो ये बच जाएगा एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम यू स्क्वायर प्लस 2f और s। ठीक हो गया बात। अब ये जो 2 है, ये 2 को भी हम उस तरफ एक सिंगल रखने, पहले 2fs एक तरफ आ गया। अब ये एम वी स्क्वायर था, इसके साथ एम यू स्क्वायर इस तरीके से माइनस में चला जाएगा, और हमने उस इक्वेशन को जनरली अपोजिट करके लिख दिया। देखो एम वी स्क्वायर इधर माइनस में गया, 2fs इधर रह गया, उसको हमने अपोजिट कर दिया इक्वेशन को, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो 2 है, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो एफ डॉट एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वेयर हम अच्छे से जानते हैं, देखो वेयर काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है तो उसका काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से निकलता है। तो यहाँ पे v क्या है, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी था, और u क्या था, उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था। तो कहने का मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और f डॉट s को अगर हम अच्छे से जानते हैं तो दिस इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क इक्वल टू के एफ माइनस के आई, इट मीन्स the work done on any object by an external force is equal to the change in its kinetic energy, जो हम जनरली निकाल के आ चुके हैं। अब हमें एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ लिया। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसके मोशन के कारण होती है, सीधी सी बात है। और वो जो काइनेटिक एनर्जी में अगर हमने चेंज निकाला तो टोटल वर्क डन के बराबर भी निकल के आ गया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन एंड स्ट्रेंड स्टेट। क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण या फिर उसकी स्ट्रेंड स्टेट के कारण जो भी उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर होगी उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। दोबारा से समझ लेते हैं अच्छे से, किसी भी ऑब्जेक्ट की खुद की पोजीशन के कारण या फिर उसकी जो स्ट्रेंड स्टेट है उसके कारण ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होगी उसी को उस ऑब्जेक्ट की क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। तो क्या लिखा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड स्ट्रेंड स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रेंड स्टेट का मीनिंग क्या है, स्ट्रेंड स्टेट का मतलब होता है, स्ट्रेंड का हिंदी मीनिंग क्या होगा, विकृत अवस्था। विकृत अवस्था मतलब जैसे एक हमने धनुष को खींच दिया, धनुष को हम खींचेंगे तो उसका बाण क्या होगा, खिंच जाएगा, उसकी तनी खिंच जाएगी, यानी कि उसकी डोरी खिंच जाएगी, उसी को हम स्ट्रेंड स्टेट कहेंगे जनरली। या फिर हम किसी क्या करें, एक कार होती है जो चाबी वाली होती है, उसको चाबी घुमाओ तो चाबी घुमाने से क्या होगा, उस कार में क्या होगी, एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे उस कार का वो स्ट्रेंड स्टेट है। और उस केस में ऑब्जेक्ट में क्या होगा, उस कार में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल भी समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर प्रोड्यूस ड्यू टू फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाइट ऑन द टरबाइन। देखो अगर कोई टरबाइन घूमती है, टरबाइन को कैसे घुमाया जाता है डैम में, कि ऊपर से पानी उस पर टरबाइन पे ऊपर से पानी फेंकते हैं और वो टरबाइन घूमने लग जाती है। और जनरली क्या हो जाता है, उस टरबाइन के घूमने से अंदर डायनोमो घूमता है, और डायनोमो घूमने से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, उस वाटर की पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल किया, और पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एंड डायनोमो, ऐसा कह सकते हो। या फिर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच बो। क्या बोला, जो हमारे पास धनुष होता है, खींचा हुआ जो धनुष होता है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से ही जानेंगे। या फिर कोई कार है, मैंने बोला खिलौना वाला कार है, उसमें चाबी भर दी, तो चाबी भरने से क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जैसे उस कार को हम क्या रखेंगे, एक प्लेन एक सरफेस पे रखेंगे, वो कार अपने आप मूवमेंट करने लग जाएगी। तो ध्यान रखना है, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक हो गई बात, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना है क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ही रहेगी, हमेशा वो स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में ही रहेगा। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उन्हें सिंपल सी बात बोली है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है और उस हाइट पे उस ऑब्जेक्ट पे जितनी भी एनर्जी होगी उसी को हम उसकी क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। दोबारा से समझते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी स्टोर्ड प्लेस एट सम हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अर्थ सरफेस से सम हाइट पे, यानी कि कुछ हाइट पे रखा हुआ है। तो उस ऑब्जेक्ट पे जितनी भी एनर्जी उस हाइट पे होगी उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करते कैसे हैं उसको समझते हैं। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर देखो हमारे पास कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो अर्थ सरफेस पे, और अर्थ सरफेस पे से उसे हमें एच हाइट पे ले जाना है। अर्थ सरफेस से कितनी, एच हाइट पे ले जाना है। तो एच हाइट पे ले जाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो उसको हम देखो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? सपोज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज डायरेक्ट टू हाइट h फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये वो ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो ए स्टेट पे रखा हुआ है और उसको हम क्या कर रहे हैं, h हाइट ऊपर एक बी पोजीशन तक लेके जा रहे हैं और ए से लेके बी पोजीशन तक हम उसे लेके जा रहे हैं और ए से लेके बी तक की हाइट भी दे रखी है h, यानी कि ये ऐसा समझ लो अर्थ सर्फेस से लेके इस बी वाले पोजीशन तक की हाइट क्या h है और जो ऑब्जेक्ट है वो मास m का है जिसको हमें ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके जाना है। तो द वर्क डन टू ड्रैग ऑब्जेक्ट टू हाइट h फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो इस केस में वर्क डन कैसे निकल के आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स जनरल सी बात है, फोर्स इक्वल टू ma होता है। अब यहाँ पे ए तो होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जी का इस्तेमाल करेंगे तो एफ की जगह हो जाएगा mg वर्क इक्वल टू mgh, या फिर यू कैन से द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर यू कैन से द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट सम हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। कुछ चीजें और ध्यान रखनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलास्टिक नेचर इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लो किसी ऑब्जेक्ट में इलास्टिक नेचर के कारण उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है तो उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं अपने सिस्टम में, या तो अट्रैक्ट कर देते हैं या फिर रिपेल कर देते हैं। इस केस में जो भी एनर्जी स्टोर होगी चार्ज के बीच में, चार्ज के सिस्टम के बीच में, चाहे अट्रैक्शन के कारण स्टोर हो चाहे वो रिपल्सन के कारण स्टोर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करेंगे, कभी अट्रैक्शन भी कर सकते हैं और कभी रिपल्सन भी कर सकते हैं। और अट्रैक्शन और रिपल्सन के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट में यानी कि उन चार्ज के सिस्टम में जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस कह देंगे। ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड समटाइम कैन बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से हमने वर्क एनर्जी को समझ लिया। तो बहुत आसान है, तुम्हें क्या करना है, इसको इसी तरीके से रिवीजन करना है और इसको नोट डाउन जरूर करना है। थैंक यू।